In this video, we cover the detailed Victorian era, its history, events, themes, writers, and trends we discuss in detail. First of all, we look into the transition, that how Romantic period transformed or transited into the Victorian era. The transition from the Romantic period to the Victorian era in the 19th century marked a shift in cultural, social and artistic sensibilities in Britain. So basically हर फील्ड जो है कल्चरल, सोशल और आर्टिस्टिक, इन सब की सेंसिबिलिटीज जो है उनमें शिफ्ट आया है। और जो रोमांटिक पीरियड था जिसके अंदर कैरेक्टराइज्ड थी और फोकस था इमोशन पर, नेचर पर और इंडिविजुअलिज्म पर, उससे जब वो विक्टोरियन एरा में गए तो तमाम चीजें जो हैं उनमें एक विजिबल और मार्क्ड किस्म का शिफ्ट फील किया गया। विक्टोरियन एरिया को जो नाम मिला है वो बेसिकली क्वीन विक्टोरिया के कंट्रोल और उसके रीन और उसकी सुपरमेसी की वजह से मिला है, जो कि 1837 से 1901 तक रहा। और विक्टोरियन पीरियड जो है ये बहुत ही प्रैग्मेटिक और मोरलिस्टिक किस्म की आउटलुक लेके आया है और इसने जो उस टाइम की विक्टोरियन टाइम की वैल्यूज हैं उनको रिफ्लेक्ट किया है। अभी हमें ये समझने की जरूरत है कि ये कल्चरल, सोशल और आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटीज हैं क्या। सबसे पहले हम बात करते हैं कल्चरल सेंसिबिलिटीज की। तो बेसिकली इनके अंदर एक शेयर्ड बिलीव्स, जो वैल्यूज और कस्टम्स, ट्रेडिशंस होती हैं और जो इन प्रैक्टिस होती हैं किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल में, तो उनको हम कल्चरल सेंसिबिलिटीज कहते हैं। सो फॉर एग्जांपल इसमें हम जो हमारा एटीट्यूड टुवर्ड्स फैमिली है, रिलीजन है, लैंग्वेज है, फूड है, रिचुअल्स हैं और इस तरह के डेली लाइफ के जो एस्पेक्ट्स हैं वो कल्चरल सेंसिबिलिटीज में आते हैं। सेकेंडली, सोशल सेंसिबिलिटीज को अगर हम देखें तो उसमें जो हमारी अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग है सोशल नॉर्म्स के बारे में, बिहेवियर्स के बारे में और हमारी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं कम्युनिटी और सोसाइटी से, उसको हम सोशल सेंसिबिलिटीज में लेते हैं। इनमें एटिकेट्स भी आ जाते हैं, मैनर्स भी आ जाते हैं, जेंडर रोल्स, सोशल हायरार्कीज और एक्सेप्टेबल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन डिफरेंट सोशल सेटिंग्स में सोशल सेंसिबिलिटीज। और जो आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटीज हैं इनको थोड़ा समझना ज्यादा मुश्किल है। ये बेसिकली एक सोसाइटी की एप्रिसिएशन होती है टुवर्ड्स टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग होती है कि आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस जो होते हैं, जिनमें विजुअल आर्ट्स हैं, लिटरेचर है, म्यूजिक है, थिएटर है और क्रिएटिव किस्म के एंडेवर्स जो हैं उनको सोसाइटी किस तरह रिस्पॉन्ड करती है। तो इसमें अगेन जो सर्टन स्टाइल्स होते हैं, जॉनर्स होते हैं, थीम्स होती हैं और आर्ट्स की टेक्निक्स होती हैं, बेसिकली उनकी सेंसिबिलिटीज हैं ये। नेक्स्ट, जो एक प्रैग्मेटिक और मॉरलिस्टिक आउटलुक का जिक्र आया है, तो प्रैग्मेटिक आउटलुक मींस कि ये कैरेक्टराइज्ड बाय अ फोकस ऑन प्रैक्टिकलिटी, रियलिज्म एंड द कंसिडरेशन ऑफ practical consequences, mean decision making. Practicality and focus on practicality means pragmatism या pragmatic approach. ये theoretical और idealistic किस्म की consideration से हटके ये practice पे believe करते हैं और problem solving पे believe करते हैं। और जो moralistic outlook है उसको अगर हम define करें या समझने की कोशिश करें तो basically it is a strong adherence to moral principles, जिनमें ethics हैं, sense of right and wrong है और decision making है, गलत और सही के दरमियान जो हम फैसला करते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ morally या moral फीचर्स को या मोरलिस्टिक आउटलुक को सिर्फ परसीव करना है, बल्कि हमने उनको इन प्रैक्टिस अप्लाई भी करना है। नेक्स्ट, लास्ट में जो कीवर्ड यूज हुआ है, वैल्यूज ऑफ द विक्टोरियन एरा। सो विक्टोरियन एरा में जो वैल्यूज यूज हुई हैं उनमें हम अगेन मोरालिटी, वर्च्यू एंड फैमिली वैल्यूज, सोशल ऑर्डर और क्लास डिस्टिंक्शंस, इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस जो हुई और उसके इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस से रिलेटेड जो वर्क एथिक्स से लोगों के काम करने के, जिनमें सेफ्टी इन्वॉल्व है, जेंडर रोल्स, नेशनलिज्म और एक एम्पायर, विक्टोरियन एम्पायर थी और विक्टोरियन एटिकेट तो खास तौर पर जिसके अंदर तमाम चीजें आ जाती हैं कि लोग सोशली इंटरेक्ट कैसे करेंगे, स्ट्रिक्ट किस्म के रूल्स थे, प्रॉपर किस्म के मैनर्स थे, ड्रेस कोड था और प्रोटोकॉल्स थे और सोशल ओकेजन्स के ऊपर खास किस्म का ड्रेस पहनना और खास किस्म का अंदाज बातचीत करने का, ये सब कुछ विक्टोरियन एरा को सिंबलाइज करते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन और साइंटिफिक एडवांसमेंट्स जो हैं इन्होंने भी विक्टोरियन एरा को बहुत शेप किया है और बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म का एक इंटरप्ले बनाया प्रोग्रेस का और सोसाइटल चैलेंजेस का। क्योंकि जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई तो उससे अर्बनाइजेशन हुई, लोग शहरों की आबादियों की तरफ शिफ्ट होना शुरू हुए और फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से साइंटिफिक एडवांसमेंट्स भी हुई, तो लोगों के जिंदा रहने के और जिंदगी के और लाइफस्टाइल चेंज होना शुरू हो गया क्योंकि उसमें साइंस का इन्वॉल्वमेंट होना शुरू हो गई। और विक्टोरियन पीरियड में ये जो थीम्स हैं कॉम्प्लेक्स किस्म की, उनमें सोशल रिफॉर्म्स हैं, मोरालिटी है और एक रैपिड किस्म का सोसाइटल चेंज हमें नजर आया है ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन। और ये जो ट्रांजिशन है ये रिफ्लेक्ट करती है एक शिफ्ट सोसाइटी के अंदर, जो कि एक आइडियलाइज्ड विजन से हटकर और नेचर से हटकर एक जो रोमांटिक एरा के अंदर एक सेल्फ को सेलिब्रेट करते रहे हैं वो लोग, उससे एक बड़ी एक नुआंस्ड किस्म की एंगेजमेंट हुई और बड़ी डिटेल्ड और इंट्रिकेट किस्म की एंगेजमेंट हुई हमारी कॉम्प्लेक्सिटीज के साथ और रैपिडली डेवलपमेंट विक्टोरियन सोसाइटी के अंदर इन द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन और साइंटिफिक एडवांसमेंट्स। एंड प्रीवियसली जो हमने तमाम चीजों का जिक्र किया जिनमें
कल्चरल, सोशल और आर्टिस्टिक शिफ्ट्स शामिल हैं, प्लस वैल्यूज ऑफ द विक्टोरियन एरा, प्रैग्मेटिक एंड मोरलिस्टिक आउटलुक शामिल हैं। नाउ वी लुक एट द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स कि क्यों रोमांटिक से चीजें विक्टोरियन एरा की तरफ शिफ्ट हुई, तो कौन कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है विक्टोरियन एरा के स्टार्ट के लिए। सो वी स्टार्ट विद द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। सो जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है इसने बहुत स्पीड पकड़ ली है 18th सेंचुरी में, और इसने बहुत ज्यादा ब्रिटिश इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म किया है। और ब्रिटिश इकोनॉमी जो है वो एग्रीगेरियन और आर्टिजनल यानी कि ज़राअत और ये जो मुख्तलिफ किस्म के स्किल्स होते हैं और काम होते हैं उससे निकली और इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन की तरफ चल पड़ी। शहरी आबादियां बढ़ने लगी, फैक्ट्रियां मिलें और सनतें जो हैं ये बढ़ने लगी, और इसका बहुत प्रोफाउंड इम्पैक्ट हुआ हर किस्म की जिंदगी की हर एस्पेक्ट के ऊपर, हर जिंदगी की तर्ज के ऊपर, तरीके के ऊपर इसका असर पड़ा। तो ये जो एग्रीगेरियन का लफ्ज यूज हुआ है तो बेसिकली गंदम, वीट, बार्ले, ओट्स, पोटैटोज, टर्निप्स और इस तरह की फसलें उगाया करती थी ज्यादातर आबादी। और जो आर्टिजनल का लफ्ज यूज हुआ है तो बेसिकली जो ये लोग काम करते थे डाइवर्स किस्म के और स्किल्स थी और मुख्तलिफ किस्म की क्राफ्ट्स थी, उनमें मतलब वुड वर्क था, कैबिनेट मेकिंग थी, पॉटरी, बर्तन बनाना, सिरामिक्स, उसके बाद सिल्वर स्मिथिंग, ज्वेलरी मेकिंग, गोल्ड स्मिथ, ये सुनियारों का काम जरगर लोग कर रहे होते हैं। और टेक्सटाइल आर्ट मीन्स कपड़े बुनना और उन पे कढ़ाई करना, और बुक बाइंडिंग मीन्स किताबों की जिल्दें करना, और इस तरह के काम लोग किया करते थे। उससे इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ चल पड़े। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हुई क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, जिसमें स्टीम पावर का यूज शुरू हुआ और मैकेनाइज्ड किस्म की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई, जिसमें मशीनें बनना शुरू की और मैकेनिकल कंपोनेंट्स यूज होना शुरू हो गए। और ये जो रेवोल्यूशन है इसमें जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है वो शुरू हुआ और वो तेज हुआ और प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई ज्यादा, क्योंकि लोग शहरों की तरफ ज्यादा आ रहे थे, उनकी जरूरतें बढ़ने लग गई। और इसने एफिशिएंसी को भी इंक्रीज किया और सिटीज की ग्रोथ को भी इंक्रीज किया, और एक अर्बन वर्किंग क्लास डेवलप होना शुरू होगी, क्योंकि जहां पे फैक्ट्रियां मिले थी वहां पे रोजगार था, और वहां पे गांव से और रूरल एरिया से लोगों ने आना शुरू कर दिया और शहरी आबादियां और डेंस किस्म की आबादियां बनना शुरू हो गई। नेक्स्ट इज सोशल चेंज। तो अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है ये सिग्निफिकेंट किस्म की सोशल चेंजेस लेके आई है, माशरे में तब्दीलियां लेके आई है। इससे मिडिल क्लास बढ़ी है और फैमिली स्ट्रक्चर में चेंजेस आई है, और जेंडर रोल्स ने इवॉल्व किया है, और प्रोमिनेंट किस्म के फीचर्स हैं ये जेंडर रोल्स और फैमिली स्ट्रक्चर, और ये जो मिडिल क्लास की एवोल्यूशन है ये सारी सोशल चेंजेस में आती हैं। इनको हम थोड़ा सा इस तरह भी देख सकते हैं कि जो जितनी भी सोशल चेंजेस हुई हैं अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन में, उसमें रूरल टू अर्बन माइग्रेशन एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। राइज ऑफ द वर्किंग क्लास ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट है, क्योंकि जरूरत थी ट्रेंड लोगों की फैक्ट्रीज में काम करने के लिए, और चूंकि मैस प्रोडक्शन हो रही होती है फैक्ट्रीज के अंदर तो लोगों की भी ज्यादा जरूरत थी। फैमिली स्ट्रक्चर्स में बहुत चेंजेस आना शुरू हुए, क्योंकि एग्रीगेरियन सोसाइटीज में ये जो लोग ज़राअत से कनेक्ट होते हैं, फैमिलीज बच्चों समेत और बूढ़ों समेत सारे मिलके फॉर्म्स पे काम करते हैं। लेकिन अर्बन एरियाज में मतलब कुछ लोग माइग्रेट करके आ गए, कुछ गांव में रह गए, फिर वहां पे भी लोग ज्यादा टाइम फैक्ट्रीज में गुजार रहे हैं और अफोर्ड नहीं कर पा रहे शहर की जिंदगी को, तो बहुत ही एक फैमिली लाइफ स्ट्रक्चर जो है ना डिस्टर्ब हुआ है। वर्किंग क्लास बड़ी है तो राइज ऑफ द मिडिल क्लास भी बड़ा है, लोगों के पास पैसा आया है तो वो पॉवर्टी से ये लोअर क्लास से मिडिल क्लास की तरफ का सफर उन्होंने तय किया, और सोशल स्ट्रेटिफिकेशन हुई है और इनइक्वालिटी हुई है। मींस कि इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म जो है उसके अंदर जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है या पैसे का गैर मुनसिफाना तकसीम हुई है। मींस के वेल्दी लोग ज्यादा वेल्दी हुए हैं और जो वर्किंग क्लास या लेबर क्लास है वो ज्यादा लेबर क्लास की तरफ चली गई है। नेक्स्ट इज साइंटिफिक प्रोसेस। सो जो एडवांसमेंट्स हुई है साइंस में और टेक्नोलॉजी में, इन्होंने बायोलॉजी, जियोलॉजी, फिजिक्स, बायोलॉजी मींस द स्टडी ऑफ लाइफ, ह्यूमन एंड एनिमल्स, जियोलॉजी मींस द स्टडी ऑफ द अर्थ, प्लेनेट अर्थ, जमीन की जो स्टडी होती है, एंड फिजिक्स यू ऑल नो दैट उर्दू में इसको तबीयत कहते हैं। सो इसने इंटेलेक्चुअल थॉट को बहुत ज्यादा इंपैक्ट किया, मींस के साइंस का रोल बढ़ने लग गया। और इसमें चार्ल्स डार्विन जो है उन्होंने जो एवोल्यूशन की थ्योरी दी है, जिससे वो बंदर से या चिंपांजी से इंसान बनने का वो जो एक पूरा प्रोसेस बता रहे हैं, तो मिड 19th सेंचुरी में उसने भी ट्रेडिशनल रिलीजियस व्यूज जो हैं उनको बहुत ज्यादा चैलेंज किया है और विक्टोरियन सोसाइटी को और उस टाइम के लिटरेचर को और उस टाइम के रिलीजियस बिलीफ्स को बहुत ज्यादा इंपैक्ट किया है। सो जो रिलीजन पे इंपैक्ट है इनका, इन्होंने बेसिकली क्रिएशनिज्म का एक कॉन्सेप्ट होता है रिलीजन के अंदर, डार्विन की थ्योरी ने वो चैलेंज किया है। जैसे ये बिग बैंग थ्योरी का कॉन्सेप्ट है और मींस के ये कहते हैं कि इंसान बंदरों से पैदा हुए हैं, जबकि एडम एंड ईव का एक कॉन्सेप्ट है जो एक बिब्लिकल या एक
हेवनली या एक आप समझ लें कि खुदाई कॉन्सेप्ट है, उसको इसने चैलेंज किया और एक रिलीजियस कंट्रोवर्सी बनाई है इसने, और हीटेड किस्म की डिबेट और कन्वर्सेशंस जो कि रिलीजियस सर्कल्स में होने लग गई हैं, जिन्होंने डार्विन के या डार्वेरियन आइडियाज जो हैं उनको रिजेक्ट किया। थियोलॉजी में एक शिफ्ट आया है इनकी इस थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की वजह से, और मींस लोगों ने ये डिस्कशन शुरू की है कि ये एक अटेम्प्ट है जो रिकंसाइल करना चाह रही है साइंस को रिलीजन के साथ, और इससे जो थियोलॉजिकल या रिलीजियस पर्सपेक्टिव है वो चेंज होंगे। लिटरेचर के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुआ है इनकी थ्योरी का। एक मॉरल एंड एथिकल क्वेश्चंस जो हैं वो लिटरेरी सर्कल्स में डिस्कस होना शुरू हुए, और सोशल और कल्चरल रिफ्लेक्शंस जो हैं उनको इस डार्विनियन थ्योरी के पर्सपेक्टिव में और एक नेचुरलिस्टिक किस्म का लिटरेचर जो है वो डेवलप होना शुरू हुआ है। और डार्विनियन सटायर और क्रिटिक का भी एलिमेंट, मतलब लोगों ने उस पे अपनी क्रिटिक भी दी है और उसको सैटिरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस भी किया है। नेक्स्ट इज कॉलोनियल एक्सपेंशन। सो विक्टोरियन एज जो है इसमें ब्रिटिश एम्पायर जो है उसने बहुत ज्यादा अपनी कॉलोनियल एक्सपेंशन जो है वो की है, ओवरसीज ट्रेड बढ़ाया है, और इंपीरियल एस्पिरेशंस होती हैं, मींस कि उनके अपने जो ऑब्जेक्टिव्स थे, जो एम्स थे, जिनमें वो एक ब्रिटेन को एक ग्लोबल इन्फ्लुएंस के तौर पे ले रहे थे, और उनकी डोमेस्टिक पॉलिसीज थी अक्रॉस द ग्लोब उनको इंप्लीमेंट करवाना चाह रहे थे। तो ये जो कॉलोनियल एक्सपेंशन है इसने भी बहुत सिग्निफिकेंट सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चेंज लाया है ब्रिटिश एम्पायर का, जिसमें अगर हम इंपीरियल एक्सपेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कॉलोनाइजेशन से इन्होंने जिन जिन इलाकों को अपने साथ अनेक्स किया है, शामिल किया है इकोनॉमिक डोमिनेंस के लिए, उनमें बहुत सी टेरिटरीज आती हैं जिनमें एशिया है, अफ्रीका है, अमेरिका है और ओशियाना, ये मतलब ये सारे इलाके इन्होंने शामिल किए। और फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और जो इकोनॉमिक पावर है इसको भी अगर हम इसे कनेक्ट करें कॉलोनियल एक्सपेंशन के साथ, तो ब्रिटेन जो है वो एक पावर हाउस की तरह, इकोनॉमिक पावर हाउस की तरह इमर्ज हुए हैं दुनिया के अंदर। और जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन थी, और जितना भी ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क था, तमाम लेड बाय ब्रिटेन था। और इन सब की वजह से इनका ग्लोबल इन्फ्लुएंस और डोमिनेंस भी बढ़ी है, और कल्चरल और आइडियोलॉजिकल इम्पैक्ट भी हुआ है अक्रॉस द वर्ल्ड। और इनकी जितनी भी कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन है और गवर्नेंस है वो भी दुनिया ने मानी है कि मींस के ब्रिटिश गवर्नमेंट का सूरज कभी गुरूब ही नहीं होता था, और कल्चरल एक्सचेंज और ग्लोबल इम्पैक्ट तो बाय प्रोडक्ट्स हैं। नेक्स्ट इज कल्चरल एंड मॉरल वैल्यूज। सो विक्टोरियंस जो थे वो कैरेक्टराइज्ड होते हैं, उनके अंदर मींस के एक कैरेक्टरिस्टिक के तौर पे एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ मोरालिटी है एंड प्रोप्राइटी है। तो ये जो पीरियड है विक्टोरियन पीरियड, इसमें एक रिन्यूड किस्म का एक नया इंटरेस्ट था मॉरल वैल्यूज की तरफ, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ और फिलंथ्रोपी की तरफ। फिलंथ्रोपी मींस कंपैशन, मींस टुवर्ड्स द लाइफ, ह्यूमैनिटी, जेनरोसिटी, बेनेवोलेंस। थोड़ा सा अगर हम देखें स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ मोरालिटी एंड प्रोप्राइटी, तो इसको हम देखेंगे जो विक्टोरियन मोरालिटी है उसमें वर्चुअस बिहेवियर, सेल्फ डिसिप्लिन और एडहेरेंस टू स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट ये जरूरी है। रिलीजियस बिलीफ्स हैं और क्रिश्चियन वैल्यूज जो हैं उनको इन्होंने एम्फेसाइज किया। रिलीजन का बहुत ज्यादा रोल रहा है इनकी इन वैल्यूज के अंदर, और सोशल एक्सपेक्टेशंस और क्लास डिस्टिंक्शंस तो बहुत ही ज्यादा इनके अंदर ग्लूड थी और एम्बेडेड थी। और अदर जो हेडिंग्स हैं उनको अगर हम पढ़ें तो उसमें जेंडर रोल्स, फैमिली वैल्यूज, सेक्सुअलिटी, मोडेस्टी और फिलंथ्रोपी और सोशल रिफॉर्म्स जो हैं इनका एलिमेंट बहुत ज्यादा विक्टोरियन नॉर्म्स में नजर आता है। इनके लिटरेरी और आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशंस जो हैं और क्वीन विक्टोरिया का जो एक ओवरऑल इन्फ्लुएंस है थ्रू आउट द एरा, उसकी टोन ही मॉरल है और इट इज अ कमिटमेंट टू अ वर्चुअस लाइफस्टाइल। और एज ए नेशन इन्होंने प्रेजेंट किया है और लॉन्जेविटी की तरफ और एक एंड्योरेंस की तरफ के विक्टोरियन मॉरल स्टैंडर्ड्स जो उन्होंने पूरी दुनिया में मनवाए हैं, और शायद इसी वजह से उन्होंने पूरी दुनिया पे हुकूमत की है थ्रू देयर कॉलोनियल एक्सपेंशन। अनदर फैक्टर इज पॉलिटिकल चेंज। सो विक्टोरियन एरा जो शुरू हुआ है क्वीन विक्टोरिया के थ्रोन पे बैठने के साथ 1837 में, उसने स्टेबिलिटी दी है अपने पूरी दौरे हुकूमत में, पूरे रेन में 1837 टू 1901। सो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है इसने कंट्रीब्यूट किया है एक सेंस ऑफ कंटिन्यूटी एंड ऑर्डर। सो इसमें तरतीब भी थी और एक सेंस ऑफ कंटिन्यूटी भी थी। जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का लफ्ज यूज हुआ है इसमें एक सेरेमोनियल किस्म का इंस्टीट्यूशन था और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन थी मोनार्की की थ्रू दी क्वीन, जबकि एक्चुअली जो पॉलिटिकल पावर थी वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के पास थी और एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर वो लोग काम कर रहे थे। उसमें मोनार्क का एक अपना रोल है, क्वीन का एक अपना रोल है जिसने कंबाइन रखा हुआ है सबको, और नीचे एक पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क और एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है जिसमें प्राइम मिनिस्टर है, कैबिनेट है, और उसमें डेमोक्रेसी इवॉल्व कर रही है और फ्रेंचाइजेस की एक्सपेंशन है। अपनी पूरी जो कॉलोनियल इन्होंने पूरा बढ़ाया और एक कॉन्स्टिट्यूशनल किस्म की कन्वेंशंस हैं इस पूरे सेटअप के अंदर। एक वर्ड यूज हुआ है फिलंथ्रोपी का, तो फिलंथ्रोपी को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। फिलंथ्रोपी इज बेसिकली एन एक्ट ऑफ
promoting the well-being of others through charitable donations, volunteering yourself, और कोई भी एफर्ट है जिसको हम अगर करें। इसमें अब्दुल सत्तार ईदी साहब की हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि वो बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट थे। इसी तरह वर्ल्ड वाइड जो काम हो रहा है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स की एक फाउंडेशन है जो पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं। सो कोई भी बंदा ग्लोबल हेल्थ पे काम करे, एजुकेशन पे काम करे, पॉवर्टी को कम करने पे काम करे, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पे काम करे, लोगों की वेलबींग के लिए काम करे, तो बेसिकली ये फिलैंथ्रोपी में आता है और उस इंडिविजुअल को हम फिलैंथ्रोपिस्ट कहते थे, जिसकी एक एग्जांपल अब्दुल सत्तार ईदी साहब भी हैं। अभी हम डिस्कस करते हैं विक्टोरियन एरा में जो एक कॉमन थीम्स डिस्कस हुई हैं उनको, और इसका लिटरेरी बहुत इंपैक्ट है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपैक्ट है। और हमने किसी भी विक्टोरियन एरा के राइटर को अगर स्टडी करना है या हमने किसी भी पेपर में किसी भी क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड करना है विक्टोरियन पर्सपेक्टिव में, तो उनमें थीम्स का बहुत ज्यादा रोल है। और ये तमाम वीडियोस के लिए कॉमन है कि जब भी थीम्स की बात आएगी या जब भी इवेंट्स की बात आएगी तो हम इसको रिलेट करेंगे इन्हीं एंगल से कि पेपर में हमने क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, या हमने उस एरा को या उस पीरियड को समझना कैसे है, और इसी तरह इसका जो एकेडमिक और जो इसका प्रैग्मेटिक पर्सपेक्टिव बनता है वो। सो फर्स्ट थीम इज इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। इसको हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, सो वी क्विकली गो विद इट। इट इज द प्रोफाउंड इंपैक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑन सोसाइटी, इकोनॉमी, डेली लाइफ अलोंग विद द ग्रोथ ऑफ सिटीज एंड द राइज ऑफ द वर्किंग क्लास। इसको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। सो अनदर थीम इज सोशल रिफॉर्म एंड फिलैंथ्रोपी। सो सोशल रिफॉर्म का भी जिक्र हुआ है और फिलैंथ्रोपी का भी ऑलरेडी जिक्र हुआ है, लेकिन फिर भी इसको क्विकली हम पढ़ते हैं। अ हाइटेंड awareness of social issues and a commitment to the moral and social improvement, जो कि विक्टोरियन एरा की कैरेक्टरिस्टिक्स भी है। So this era, the Victorian era, saw movements advocating, कुछ ऐसी तहरीकें चली for workers' rights, public health, education and various social reforms, के जब लोग आए शहरों में काम करने के लिए और उनको दुनिया के बारे में पता लगा, अपने हकूक के बारे में पता लगा, और फिर उन्होंने जब उनके पास कैश फ्लो हुआ, पैसे आए ड्यू टू दी इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन, तो फिर उनके अंदर इस तरह की मूवमेंट्स भी क्रिएट हुई हैं। नेक्स्ट इज मोरालिटी एंड वैल्यूज। सो इसको भी हमने डिस्कस किया है। सो एम्फेसिस जो है मोरालिटी के ऊपर और वैल्यूज के ऊपर एज ए ड्यूटी और एज ए रिस्पेक्टेबिलिटी लिया गया है विक्टोरियन एरा में, और इसको एसोसिएट किया गया स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट के साथ, और एक कंसर्न था, एक फिक्र थी फॉर मेंटेनिंग प्रॉपर बिहेवियर, स्पेशली इन द मिडिल एंड अपर क्लास। मींस की क्लास डिस्टिंक्शंस भी थी, क्लास डिफरेंसेस भी थे, और उनके अपने एक कोड ऑफ कंडक्ट जो था जिसको फॉलो किया जाता था। और जेंडर रोल्स जो थे उन पे भी बहुत ज्यादा एम्फेसिस रहा है कि विक्टोरियन एरा में इट हैज विटनेस्ड द कोडिफिकेशन ऑफ जेंडर रोल्स और विद क्लियर डिस्टिंक्शंस बिटवीन द रोल्स ऑफ मेन एंड वुमेन। औरतों ने क्या काम करना है और मर्दों ने क्या काम करना है। और मैं देखा कि एक इमर्जेंस ऑफ डिस्कशन स्टार्ट हुई है कि वुमेन राइट्स जो हैं और बिगिनिंग ऑफ द फेमिनिस्ट मूवमेंट जो है, ये सोचें भी इसी टाइम में स्टार्ट हुई है। ये वुमेन राइट्स और जो रोल हैं, जेंडर रोल्स, इनको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली विक्टोरियन एरा में डोमेस्टिसिटी ऑफ वुमेन पे बिलीव किया गया है कि जो डोमेस्टिक रोल है वो वाइव्स और मदर्स को दिया गया है, और उनका स्फीयर जो है घर के अंदर तक रिस्पॉन्सिबल किया गया, और हाउस होल्ड को, बच्चों को बड़ा करने और जो हस्बैंड है उसकी जरूरत को पूरा करने और इसके आसपास औरत की जिंदगी घूमती थी, और बाकायदा घरों को औरत के हिसाब से सजाया जाता था। और जो अपॉर्चुनिटीज थी एजुकेशन की और एम्प्लॉयमेंट की, वो वुमेन के लिए लिमिटेड थी, ना होने के बराबर थी। और लीगल स्टेटस जो है और जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं उन पे भी, मतलब वुमेन्स जो है उनको लिमिटेड राइट्स दिए जाते थे प्रॉपर्टी में, कि वो अपने हस्बैंड की शादी के बाद उसकी जायदाद में जो हिस्सा लें। और फिर जो डाइवोर्स के लॉज हैं वो भी बहुत स्ट्रिंजेंट और बड़े सख्त किस्म के थे, जिसमें औरतों के लिए चैलेंजेस थे कि वो जब डाइवोर्स लेना चाहती थी तो एक मतलब के कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन और इस तरह के मसले चलते थे। और वुमेन राइट्स की जो मूवमेंट्स हैं वो भी विक्टोरियन एरा के अंदर बहुत हुई हैं, जिन्होंने औरत के बारे में और वुमेन के बारे में बात शुरू करने की है। और इसमें कुछ एक्टिविस्ट्स, जिसमें सफरगेट्स का नाम आता है, उन्होंने ब्रॉडर राइट्स जो हैं औरत के, उनको चैलेंज भी किया है, सोसाइटल नॉर्म्स को और लीगल लिमिटेशंस के बारे में भी बात की है, और एक एक्टिव रोल प्ले किया है। लिटरेरी और आर्टिस्टिक किस्म का जो रिस्पांस है वो भी मीन्स ये कि विक्टोरियन लिटरेचर में वुमेन का रोल है उसको भी रिस्ट्रिक्शन का सामना करना पड़ा है। जिस तरह के चार्लोटे ब्रॉन्टे हैं या एलिजाबेथ गैस्किल हैं, तो ये हालांकि फीमेल कैरेक्टर्स हैं, लेकिन ये इनका जो पेन नेम था वो मोस्टली इनकी राइटिंग्स जो हैं वो पब्लिश हुई हैं किसी मर्द के नाम से, क्योंकि वुमेन का रोल बहुत लिमिटेड था। इसी तरह जिस तरह जॉर्ज इलियट है तो बेसिकली वो एक फीमेल थी, जॉर्ज इलियट एक पेन नेम है। और ड्रेसिंग के हिसाब से देखा जाए तो फैशन की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वुमेन से, तो बहुत ही टाइट किस्म के ये कॉर्सेट्स पहना करती थी। अगर आप नेट पे देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि वुमेन क्लोथिंग जो है बड़े टाइट कॉर्सेट्स होते थे। एक एलिमेंट ऑफ डिपेंडेंसी और फ्रेजिलिटी जो है उसको रिफ्लेक्ट किया जाता था। नेक्स्ट इज साइंटिफिक प्रोग्रेस। विक्टोरियन एरा में सिग्निफिकेंट साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई हैं और एडवांसमेंट्स हुई हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है और अर्बनाइजेशन हुई है। सो चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन भी इसी पर्टिकुलर टाइम में आई है, जिसने
ट्रेडिशनल रिलीजियस बिलीफ्स को चैलेंज किया और एक स्पार्क किया है इसने डिबेट्स को, और एक साइंस और फेथ के दरमियान एक रिलेशनशिप को रीडिफाइन करने की कोशिश की है। इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म जो है ये भी द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर उसने इन्फ्लुएंस किया है, और कॉलोनियलिज्म ने एक बड़ा क्रूशियल रोल प्ले किया है, जिसमें विक्टोरियन वर्ल्ड व्यू जो है उसको शेप किया गया है। अक्रॉस द वर्ल्ड विक्टोरियन एरा जो है वो फैला है, और इसने एक फैसिनेशन इसमें है एक्सोटिक किस्म के कल्चर्स की, और सेंस ऑफ ड्यूटी टुवर्ड्स द एम्पायर मींस के लोगों को जो सर का खिताब मिलता था फ्रॉम द क्वीन, के लोग जो हैं वफादार होके और बड़े अपने फराइज की बड़ी जबरदस्त किस्म से अंजामदही करते थे। सो इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म जो है इसका इंपैक्ट भी विक्टोरियन एरा में बहुत ज्यादा रहा है। हम इन दो टर्म्स को समझने की कोशिश करते हैं। इंपीरियलिज्म बेसिकली इट रेफर्स टू द पॉलिसी और आइडियोलॉजी ऑफ एक्सटेंडिंग अ नेशंस अथॉरिटी बाय एस्टैब्लिशिंग कंट्रोल ओवर फॉरेन टेरिटरीज, मतलब कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए और स्ट्रेटेजिक पर्पजों के लिए, बिजनेस के लिए आप जब अपनी नेशनल अथॉरिटी को एक्सटेंड करते हैं अदर नेशंस के ऊपर और उनको कंट्रोल करते हैं, तो इसको हम एग्जांपल के तौर पे लें तो स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका। सो लेट 19th सेंचुरी में जो यूरोपियन पावर्स हैं इन्होंने फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम जो है इन्होंने कॉलोनाइज किया और कंट्रोल किया है अफ्रीकन टेरिटरीज को। इसी तरह भी, लेकिन पर्पस क्या था? वो ये था कि नेशनल अथॉरिटी को हमने इकोनॉमिक पर्पसेस के लिए हमने और स्ट्रेटेजिक पर्पसेस के लिए इंप्लीमेंट करना है। अब कॉलोनियलिज्म को देखते हैं तो इसमें बेसिकली इट इन्वॉल्व्स द एस्टैब्लिशमेंट और मेंटेनेंस और एक्सपेंशन ऑफ कॉलोनीज, टेरिटरी, अपना इलाका बढ़ाते हैं, कब्जा करते हैं, दूसरी टेरिटरीज को कब्जे में लेते हैं। इसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो ब्रिटिश ने जो इंडिया को कॉलोनाइज किया है ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू, ब्रिटिश क्राउन जो है उसने अपना कंट्रोल इंप्लीमेंट किया है इंडियन टेरिटरीज के ऊपर और उनके रिसोर्सेज को और उनको इकोनॉमिक डोमिनेंस उन पे बना के रखी है। तो कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म को थोड़ा इस पर्सपेक्टिव में समझा जा सकता है। नेक्स्ट, नेचर एंड एनवायरनमेंट। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ी, उससे अर्बनाइजेशन बढ़ी और लोग गांव से निकल के शहरों की तरफ चले गए, तो फिर उनको नेचर और कंट्री साइड, गांव के इलाके फैसिनेट करते थे, और उनके लिटरेचर में ये रिफ्लेक्ट किया गया है और आर्ट में भी रिफ्लेक्ट किया गया है कि जो नेचुरल वर्ल्ड है उसको सिंबलाइज किया गया है प्योरिटी के तौर पे, खालिस होने के तौर पे, और अगेन एक रिट्रीट ली गई है फ्रॉम द परसीव्ड मॉरल एंड फिजिकल पोल्यूशन ऑफ द सिटीज, के हम शहर की गंदगी से और शहर की आलूदगी से दूर लोग अगेन एंजॉय करने के लिए या अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए कंट्री साइड में जाते हैं। सो रोमांटिसिज्म एंड रियलिज्म भी विक्टोरियन एरा को मार्क करते हैं एज अ थीम। ये जो एक टेंशन रही है रोमांटिक आइडियल्स की और जो अर्लियर एरा में इमर्जेंस ऑफ द रियलिज्म का एक एलिमेंट है, इसको हम डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा हम रोमांटिसिज्म और रियलिज्म क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। सो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, डिटेल में तो नहीं, लेकिन मैं क्विक एक आपको रेफरेंस के तौर पे बताता हूँ कि रोमांटिसिज्म जो बेसिकली है एक आर्टिस्टिक और इंटेलेक्चुअल मूवमेंट है जिसमें इमोशन, नेचर और इंडिविजुअलिज्म जो है उसको फोकस किया गया है, जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएट्री को हम सेलिब्रेट करते हैं नेचर, ब्यूटी और इमोशन के तौर पे। और जो रियलिज्म है ये एक लिटरेरी मूवमेंट है जिसमें एवरीडे लाइफ और एवरीडे एक्सपीरियंसेस विद एक्यूरेसी हम एक्सपीरियंस करते हैं, जिसमें जिस तरह के गुस्टैव की एक पेंटिंग है जिसके अंदर ऑर्डिनरी सीन्स हैं, आम सीन्स हैं, और जिसके अंदर जैसे कि द स्टोन ब्रेकर्स, तो उसमें लोग हैं जो बस पत्थर तोड़ रहे हैं और एक पेंटिंग के अंदर दिखाया है। तो बेसिकली लाइफ ऑफ द कॉमन पीपल रियलिज्म में दिखाई गई है। सो अगेन रोमांटिक एलिमेंट्स जो हैं वो परसिस्ट किए हैं और एक इंक्रीजिंग फोकस रहा है जिसमें एक लाइफ को डिपिक्ट किया गया है और अटेंशन टुवर्ड द डिटेल ऑफ द कमिटमेंट टू द पोर्ट्रेइंग ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। बेसिकली ये रोमांटिक से निकल के विक्टोरियन एज में हम रोमांटिसिज्म से रियलिज्म की तरफ आए हैं, यानी कि लोगों की बात हुई है और आम लोगों की बात हुई है और छोटे छोटे कामों की बात हुई है और छोटी छोटी डिटेल्स को भी सेलिब्रेट किया गया और एक्सपीरियंस किया गया है। नेक्स्ट इज लॉस एंड नॉस्टैल्जिया। विक्टोरियन एरा में एक सेंस ऑफ लॉस एंड नॉस्टैल्जिया भी है। सो लॉस मीन्स नुकसान और नॉस्टैल्जिया मीन्स एक विस्टफुल एक थॉट का प्रोसेस है जिसमें आप एक विस्टफुल एलिमेंट ऑफ रिकॉलिंग दी पास्ट, मतलब कि आप जब को रिग्रेट होता है आपको और आप माजी की कुछ चीजों को याद करते हैं और उन पे अफसरदा होते हैं या खुश होते हैं, तो इस मिली जुली एक फीलिंग को नॉस्टैल्जिया कहते हैं। और ये एक आइडियलाइज्ड पास्ट जो लोगों ने अपना सोचा हुआ था और मीन्स कि ये एक रैपिड चेंजेस जो सोसाइटी में आ गई हैं उससे जो लॉस हुआ है उससे लोगों के अंदर एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग आती है। और ये लिटरेचर में एविडेंट है जिसमें थीम्स ऑफ लॉन्गिंग फॉर अ सिंपलर लाइफ, लोग सादा जिंदगी की तरफ वापस जाना चाहते हैं और उनको एक रिग्रेट है जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से और अर्बनाइजेशन से हमने अपनी अच्छी खासी सिंपल और मजे की जिंदगी जो थी, जिसमें फुर्सत थी, जिसमें वक्त था, जिसमें लोगों की कदर थी,
जिसमें वैल्यूज थी और प्रेवलेंट थी, उनको हमने खो दिया है। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि लॉस ऑफ नॉस्टैल्जिया जो विक्टोरियन है उसके अंदर सोसाइटल चेंजेस जो हैं वो रिफ्लेक्ट हुई हैं पर्सनल एक्सपीरियंसेस के तौर पे। जिस तरह के चार्ल्स डिकन ने ग्रेट एक्सपेक्टेशंस जो लिखा है, तो उसमें पिप जो है प्रोटैगनिस्ट, वो एक्सपीरियंस करता है लॉस ऑफ इनोसेंस और आइडेंटिटी और अपनी सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस को नेविगेट करता है थ्रू आउट द स्टोरी। इस तरह अगर नॉस्टैल्जिया पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें विक्टोरियन एरा में, तो एक परसीव्ड सिंपलर पास्ट वाज कॉमन, मतलब कि सोचा जाता है कि जो सिंपल पास्ट, जो कॉमन पास्ट था वो अच्छा था। तो थॉमस हार्डी का जो है फॉर फ्रॉम दी मैडिंग क्राउड, सो इसमें जो उनका प्रोटैगनिस्ट है बेथशीबा जो है प्रोटैगनिस्ट, वो मतलब कि रिफ्लेक्ट करता है और ही इज लॉन्गिंग, ही इज यर्निंग फॉर आइडियलाइज्ड एंड पेस्टोरल लाइफ, गांव की जिंदगी को और वो जो खेतों की जिंदगी है उसके लिए वो तड़प रहा है और वो उदास है। और ये एक विक्टोरियन फैसिनेशन के तौर पे दिखाया गया है कि विक्टोरियंस जो हैं इंडस्ट्रियलाइज्ड और अर्बनाइजेशन होने के बाद, और फिर जब उनकी ये ब्रिटिश ने और इन्होंने जो कॉलोनियल एक्सपेंशन की है, तो ये लोग पूरी दुनिया में फैले हैं, तो फिर इनको वापस अपने इलाके याद आते थे और उनकी सिंपल लाइफ याद आती थी और उनको फैसिनेट करती थी। तो इससे सेंस ऑफ लॉस्ट और सेंस ऑफ नॉस्टैल्जिया का एक एलिमेंट डेवलप होता है। जेंटलमैन, थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू वेरी मच।